डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शर्मन है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ता हूँ और अभी मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है। लेकिन मैं इस कॉलेज को पसंद नहीं करता, मैं अपने दोस्तों को पसंद नहीं करता। शुरू से मेरे साथ यही हुआ है। शायद मैं ज़्यादा शर्मीला था तो मेरे दोस्त मुझे हमेशा तंग किया करते। स्कूल में भी ऐसा ही रहा। मेरे जितने भी दोस्त बने वो हमेशा मेरी खिंचाई करते रहते, मेरी पिटाई करते रहते और मुझे जैसे नीचे दबाए रखते थे। मैं कभी उठ नहीं पाता था। क्लास में हर दिन मेरी बेइज्जती करते रहना, इसीलिए मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता था और वो मुझसे जला करते थे। कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई भी मुश्किल थी और वो मुझे ज़्यादा तंग किया करते, इसलिए पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। जब कोई आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दे तो किताबों में मन नहीं लगता, इसलिए मैं अकेला रहना ही सीख गया था। अकेला रहता भी तो कैसे, वो फिर भी मेरी तरफ खींचे आते। उन्हें कोई चाहिए था जिसकी वो बेइज्जती कर सके। मैं वहाँ एक किराए के मकान पर रह रहा था और मेरे साथ एक दोस्त विशाल था। वो भी मुझे तंग तो किया करता, फिर भी मेरे साथ ही रहता। वो थोड़ी बहुत मदद किया करता, लेकिन उससे भी बात करने में मज़ा नहीं आता। बात बात पर मेरी खिंचाई करता, मेरी बेइज्जती करता। बस उसकी एक अच्छाई थी कि वो भले ही मेरी बेइज्जती करता था, लेकिन कॉलेज में जब बाकी लड़के मेरे साथ लड़ने को आ जाते थे तो वो मेरा साथ देता था, इसलिए वो मुझे अच्छा भी लगता था। मैं अकेला रहना सीख गया था और ज़्यादातर मैं कमरे से बाहर रहता, घूमता रहता, किसी रेस्टोरेंट में चला जाता, कोई कार्निवल लगा होता तो वहाँ चला जाता। इस बार भी हमारे शहर में एक बहुत बड़ा कार्निवल लगा हुआ था। वहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं और मुझे ऐसी जगह पर जाना बहुत पसंद है जहाँ पर कोई भी आपको पहचानता ना हो। जब कोई आपको पहचानता नहीं तो वो आपसे अच्छे से बात करता है। मैं शायद पहले से ही दबा हुआ रहा हूँ, इसलिए उनसे डरता हूँ। लेकिन जब कोई आपको पहचानता नहीं तो अच्छे से बात करता है और मैं भी खुलकर बात कर पाता हूँ। जब मैं अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों के पास होता हूँ तो डरा डरा सा रहता हूँ, लेकिन जब मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाता हूँ तो वहाँ सब अनजान होते हैं। वहाँ खुलकर हंस पाता हूँ, खुलकर बात कर पाता हूँ और जैसे मेरे अंदर से कोई और ही इंसान निकल आता है। ये शायद मैं होता ही नहीं। इस कार्निवल में भी मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। यहाँ पर मैं घूमे जा रहा था और मुझे कोई भी जान पहचान वाला नहीं मिल रहा था। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे झूले लगे हुए थे, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान उन दुकानों पर था। कभी कभी कार्निवल में लगी छोटी छोटी दुकानों में आपको ऐसा सामान मिल जाता है जो कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिलता। और यहाँ एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी जो एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। अंदर बहुत सारी किताबें थी, कुछ नई कुछ पुरानी, और मेरा तो शौक़ है पुरानी किताबें पढ़ने का। मैं हमेशा से पुरानी कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे यकीन है ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। ऐसी दुकानों पर मैं हमेशा इसीलिए घूमता हूँ और यहाँ पर भी मैंने उन बूढ़े अंकल को कह दिया था, नई किताबें मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कोई पुरानी किताब दिखाओ। पहले तो अंकल पीछे पड़ी हुई उन पुरानी किताबों को दिखाने लगे जिसमें बहुत सारी अजीब अजीब कहानियाँ थीं, लेकिन एक किताब पर मेरा ध्यान पड़ा। वो किताब पुराने चमड़े से बनी लग रही थी और वहाँ ऊपर डरावने डरावने से चेहरे बना रखे थे। मैंने कहा, इसमें भूतिया कहानियाँ होंगी, अंकल वो वाली किताब उठाओ। अंकल ने जैसे ही वो किताब उठाई, वहाँ वो किताब 2 हिस्सों में बटी हुई थी, यानी वो कटी हुई थी। जब उन्होंने उस किताब को उठाया तो नीचे के कुछ पन्ने नीचे ही रह गए। उसके बाद मैंने इशारा किया, अंकल नीचे का हिस्सा रह गया, तो उन बूढ़े अंकल ने वो वाला हिस्सा भी उस किताब के पास रखा और मेरे पास ले आए। जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ा,
तो उसमें बहुत डरावनी सी कहानियाँ बताई गई थी। ये भी बताया गया था कि आप जादू कैसे कर सकते हैं, और भी भूतों की बहुत सारी बातें की गई थी। और मैंने सोचा आज रात का इंतज़ाम हो गया है, इस किताब को पढ़ता रहूँगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैंने जैसे ही अंकल को पैसे देने को कहा, वहाँ और भी लोग आ चुके थे और वो किताबें देखे जा रहे थे। मुझे लगा शायद कोई और काम की किताब भी मिल सकती है, जल्दी से ले लूँ इससे पहले कोई और ले ले। मैं आसपास पड़ी और भी कहानियों की किताबें अंकल से बाहर निकलवाने लगा। मैं 3-4 किताबें पसंद कर चुका था और यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो भी बड़ी जल्दी जल्दी उन किताबों को पसंद कर रहे थे और उनसे ले रहे थे। मैंने वो 4-5 किताबें लीं और जल्दी से पैसे देकर वहाँ से निकल आया। हर किताब अलग सी थी और अगला हफ्ता मैं इन्हें पढ़कर निकालने वाला था। और सबसे पहले आज तो मैं वो भूतिया कहानियों वाली किताब पढ़ने वाला था, वो चमड़े वाली। वो मैंने सबसे ऊपर रखी हुई थी और जल्दी से उन्हें लिफाफे में डाला और मैं घर की तरफ निकल पड़ा। वो कार्निवल अगले 1-2 दिन तक और चलने वाला था, लेकिन शायद तब तक अंकल की सारी किताबें बिक चुकी होंगी। मैं घर आ गया और सबसे पहले मैंने वो चमड़े वाली किताब निकाली। वो कार्निवल घर से बहुत ज़्यादा दूर लगा हुआ था, इसलिए मैं थक भी गया था। इसके बाद वो किताब निकालकर मैंने एक तरफ रख दी, खुद पानी लेने के लिए चला गया। थोड़ा पानी पिया मैंने और ग्लास साइड में रखकर उस किताब को पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने उस किताब को उठाया, मुझे समझ में आया उसके नीचे का हिस्सा वहाँ मौजूद नहीं है। वो छोटे कुछ पन्ने शायद वहीं रह गए थे। मैंने लिफाफा भी चेक किया और वहाँ पर भी नीचे का हिस्सा नहीं था। ये कुछ 4-5 पेज थे और नीचे वो गत्ते वाला हिस्सा जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था, शायद वो वहीं पर गिर गया होगा। मैंने उठाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, 2-4 पन्ने ही हैं, बाकी सब कुछ तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। मेरा वो रूममेट अब तक यहाँ पर नहीं आया था और मैं बेड पर लेटा उस किताब को पढ़ने लगा था। पहली कुछ लाइन्स ही बहुत अजीब थी। उसमें बताया गया था अगर इस किताब को पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर जो भी इसे आधा पढ़ता है तो बहुत नुकसान होता है। मैं भी खुशी खुशी आगे वाले पन्ने पढ़ने लगा। उसमें बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई थी। इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें पूरी तौर पर करना है और ज़्यादा हो तो दोबारा नहीं करना है। वहाँ जिस भी चीज़ को बुलाने की बात की गई है उसे वापस ज़रूर भेजना है। ये सब बताया गया था और उन पन्नों को मैंने जल्दी जल्दी पलट दिया और उसके बाद वो कहानियाँ शुरू हो गई, भूतों की कहानियाँ। उसमें हमजाद की कहानी भी एक छोटे रूप में बताई गई थी। उसके बाद एक जादू की ट्रिक बताई गई थी। उन्होंने कहा था कि जो हमजाद होते हैं उसे छाया पुरुष कहा जाता है, यानी वो हमारे शरीर के आसपास ही होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें सिद्ध ना किया जाए वो कभी महसूस नहीं होते और ना ही नुकसान करते हैं। मैं हंसने लगा था, क्या ये सच है? इसके बाद जादू की ट्रिक में बताया गया था कि आधा ग्लास पानी का छोड़ना है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ने हैं। आप उस हमजाद, उस छाया पुरुष से कहेंगे कि ये पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मैं वो मंत्रों को पढ़ने लगा था जैसा उस किताब में बताया गया था। मैं पढ़ता गया। उसके बाद कहा गया था अब वो हमजाद इस पानी को पी चुका होगा। मैं हंसने लगा, क्या कोई जादू की ट्रिक नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाया है, कुछ हुआ तो नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे ही कपड़ा उस ग्लास की ऊपर से हटाया, वो ग्लास खाली हो चुका था। मैंने उस ग्लास से आधा पानी पिया था, आधा अब भी वहीं था, कपड़ा ही रखा, वो पानी कहाँ गया? वो ग्लास बिल्कुल खाली था, इस तरह से खाली कि एक बूंद तक उसमें नहीं थी, पूरी तरह से सूख चुका था। मैं बस सोचता रह गया था, आखिर ये हुआ क्या है? क्या सच में ये जादू असली था? इसके बाद मैं उस किताब को और ज़्यादा पढ़ने लगा। मेरा शौक़ अब उसमें बहुत ज़्यादा जागने लगा था। उसमें लिखे हुए शब्द जैसे सीधा मेरे दिमाग के अंदर जा रहे थे। मुझे विश्वास सा हो गया था जो भी लिखा गया है वो सच ही हो सकता है। बहुत सारी कहानियाँ, छलावा, भूत प्रेत के बारे में बताया गया था, लेकिन कोई जादू की ट्रिक नहीं थी। लगभग मैंने पूरी किताब पढ़ डाली थी। उसके बाद बताया गया था कैसे हमजाद को जिंदा करना है, जो छाया पुरुष के रूप में आपके साथ तो रहता है लेकिन महसूस नहीं होता है। इस जादू की ट्रिक को बताया गया था, लेकिन बीच के पन्ने ही तो फटे हुए थे। जितने पन्ने थे, चलो उस जादू को करके देखते हैं।
वहाँ बहुत सारे मंत्र बताए गए थे। कुछ नींबू लेने हैं, अपने आसपास रखने हैं। वहाँ पानी का एक टब लेना है जिसमें पानी को बार बार हिलाते रहना है। वहाँ मंत्रों को पढ़ते रहना है और वो पानी जैसे जैसे नीचे को जाता जाएगा वो हमजाद आपके सामने आता जाएगा। मैंने ये सब करने की ठान ही ली। मैं वहाँ पानी का टब रख बैठा था। उसके बाद मंत्र पढ़ने लगा था। नींबू भी रख दिए थे। मंत्र मैं पढ़ता गया, उस पानी को हिलाता गया, पानी नीचे जाता गया। मैं देखना चाहता था हमजाद कहाँ पर है। हमजाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो बता रखी थी, लेकिन बाकी की चीज़ें अगले पन्नों पर थी। पहले ये जादू था, मैं इस जादू को तो सीख लूँ। मैं धीरे धीरे देखता गया, पूरा पानी सूख गया था, लेकिन हमजाद मेरे सामने नहीं था। तभी मेरा ध्यान पड़ा, हर चीज़ की परछाई एक तरफ पड़ रही है, मेरी परछाई एक तरफ पड़ रही है। जब बल्ब की रोशनी एक तरफ से ही आ रही है तो हर परछाई एक दिशा में ही बननी चाहिए, लेकिन मेरी परछाई थोड़ी टेढ़ी बन रही थी। उसके बाद मैं अगले पन्ने पढ़ने लगा तो कहा गया था, हमजाद अब इस दुनिया में आ चुका होगा, आप उससे जो कहोगे वो करेगा। मैंने सबसे पहले अपनी परछाई की तरफ देखकर कहा, ये परछाई टेढ़ी क्यों है, सीधी क्यों नहीं, सीधी हो जा। मैंने ये कहा था, वो परछाई सही हो गई। जैसे अपने आप हिलती हुई परछाई देखी मैंने और मेरे होश उड़ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जिंदगी में इस तरह हिलती हुई परछाई नहीं देखी थी मैंने उस किताब को बंद किया और डर कर मैं बेडरूम की तरफ भाग गया। मैं बेड पर बैठ गया था जहां बल्ब बिल्कुल ऊपर था। मेरी परछाई नहीं बन रही थी और परछाई बिल्कुल नीचे बन रही होगी और वो मैं देख नहीं सकता था। मैं बार बार उस दरवाजे के बाहर झांकता जा रहा था। क्या था वो? क्या कोई भूत प्रेत है या मेरी परछाई ही है? अब मैंने डरते डरते फिर से उस किताब को खोल दिया था। वो आखिरी पन्नों में मैं नज़र डाले जा रहा था कि लिखा क्या गया है। उसमें लिखा गया था, ये हमजाद ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, आप जो जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन बस उससे बचना है। ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद का पन्ना गायब था। मैं हैरान, आखिर इससे बचना कैसे है? और ये हर बात मानेगा तो बचना क्यों है? क्या ये सच में मेरी हर बात मानेगा, मेरा डर दूर करेगा, मेरी परेशानियां दूर करेगा? उसके बाद मैं उस परछाई की तरफ देखते हुए बोला, परछाई थोड़ा आगे की तरफ आ जा, मैं तुझे पूरी तरह से देखना चाहता हूँ। मेरे सर के ऊपर बल्ब था और मेरी परछाई आगे बन रही थी। एक पल के लिए जैसे दिल ठहरा जा रहा था, क्या है ये? लेकिन फिर दिमाग में वो शब्द भी घूमे जा रहे थे, ये हमजाद है, छाया पुरुष, जो मैं कहूँगा वो ये करेगा। उसके बाद मैंने कहा, अपना आकार दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। वो परछाई अपना रूप तो बना रही थी लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें दिख रही थी लेकिन वो पूरी तरह से मेरी परछाई ही थी। मैं बार बार कहता रहा, अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन बस परछाई थोड़ी सी हिलती, कुछ कर नहीं पाती। मैं कई बार कहता रहा और उसके बाद मैं ये सोचने को मजबूर हो गया, हर काम तो नहीं करता, इसे चेहरा दिखाना चाहिए था, चेहरा तो दिखा नहीं रहा। उसके बाद मैंने कहा, तूने ये काम तो मेरा किया नहीं। उसके बाद एक हल्की सी आवाज़ कानों में गूंजी। ये आवाज़ मैं बयां नहीं कर सकता। कभी दाएं कान से हल्की सी आवाज़ आती, कभी बाएं कान से। वो बोलता लेकिन उड़ती हुई आवाज़ में, जो हिलती ही रहती। उसने कहा, मैं इतना ही रूप बना सकता हूँ, ये मेरी हद है। वो कान के पास आई आवाज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। ये सब कुछ नया नया सा हो रहा था, इसलिए मैं बार बार डरे जा रहा था। लेकिन उस किताब को अब आगे मैं पढ़ नहीं सकता था, वो बाकी का हिस्सा यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इसके बाद मुझे लगा, इसे परख कर देखता हूँ, क्या ये सच में हर काम करता है या नहीं। मैंने कहा, मेरा पानी का गिलास खाली है, इसे भर दो। उसके बाद वो पानी का गिलास अपने आप लुढ़का और ज़मीन पर गिरा, लेकिन ज़मीन पर गिरने की आवाज़ नहीं आई। जैसे उस परछाई ने गद्दा जैसा बना दिया हो कि ना तो ग्लास से आवाज़ आई, बस वो ग्लास परछाई के साथ फिसलता रहा। वो परछाई अपनी हद में उस ग्लास को खींचे फ्रिज की तरफ ले जाए जा रही थी। वहाँ से एक बोतल अपने आप नीचे गिरी। ग्लास भी नीचे था और बोतल भी नीचे थी। उस बोतल से निकलता हुआ पानी ग्लास में अपने आप भरने लगा और ऐसे पानी भरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हम ग्लास में पानी हमेशा ऊपर बोतल करके ही भरते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन यहाँ
एक तरफ से पानी उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था और ग्लास भर रहा था। जब ग्लास पूरा भर गया, वो बोतल बंद हुई और वो बोतल वहीं पड़ी रही, फ्रिज खुली रही। उसके बाद वो पानी का ग्लास मेरे पास लेकर आया और टेबल पर रख दिया। कान के पास फिर से आवाज़ आई, ग्लास आ गया, पानी भरा है। वो छाया पुरुष एक तरफ था। तभी मेरा ध्यान पड़ा अपनी परछाई पर। वो बन ही नहीं रही थी। वो ही मेरी परछाई था जो हिलने लगा था और असली परछाई कहीं गायब ही हो गई थी। मैंने वो पानी पिया और मैं बेड पर लेट गया। उसके बाद मैंने कहा, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कल बात करते हैं। वो छाया पुरुष धीरे धीरे मेरे करीब आया, मेरी छाया बना और गायब हो गया। मैंने लाइट बंद की और वो आवाज़ अब मेरे कानों में बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। उसके बाद मैं सो गया, लेकिन मन में अब भी आधी रात को ख्याल आए जा रहे थे। जब 3 बजे मेरी नींद खुली थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आपको पता है, जब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो, आपको पता लग जाए आसपास कोई ऐसी शक्ति है, तो आपको डर लगता ही है। मैं भी डरा हुआ था। मैं तो वो सब भूल गया था कि वो मेरी बात मानेगा। मुझे इस बात का डर था वो परछाई मुझे मार ही न दे। भूत ऐसा ही करते हैं, वो मार देते हैं। मैं 3 बजे के बाद सो ही नहीं पाया और जब 6 बजे उजाला होना शुरू हुआ, तब जाकर सांस में सांस आई थी मेरे। अब मैं किचन की तरफ जा रहा था तो मेरा ध्यान पड़ा, साथ वाले कमरे में मेरा वो दोस्त आया हुआ था और सुबह सुबह वो भी उठकर बेड पर जैसे मोबाइल चला रहा था। उसका ध्यान मुझ पर पड़ा और वो मेरी बेइज्जती करने लगा। अबे कितना पतला है, तुझसे पतला इंसान नहीं देखा, तू तो मरने ही वाला है। मेरा शरीर कमज़ोर था, लेकिन वो बार बार मेरा मजाक उड़ाया करता था। एक बार वो मुझे जिम भी ले गया था, लेकिन जानबूझकर मुझसे भारी वज़न उठवाने की कोशिश करता रहा। पूरे जिम में मुझे बेइज्जत करता रहा था। आज मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और मेरे दिमाग में हमजाद की बात भी आई। मैंने हमजाद से कहा, इसका मोबाइल ख़राब कर दे। मैंने अपने पैरों के पास से जाती हुई वो परछाई देखी थी, जैसे हिल रही थी। मैं डर रहा था कहीं वो इस परछाई को देख ना ले। वो समझेगा मैं भूत प्रेतों के कब्जे में हूँ या यहाँ पर कोई टूना टोटका हुआ है। लेकिन वो परछाई जैसे उसकी परछाई के पास गई। बाहर खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। इस रोशनी के कारण एक तरफ हमारी परछाइयाँ बन रही थी। मेरी परछाई जैसे ज़मीन से घिसटती हुई उसकी परछाई से जुड़ गई। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को खुद अपना हाथ उठाकर वो मोबाइल ज़मीन पर पटकते हुए देखा। उसका मोबाइल जैसे ही ज़मीन से टकराया, वो 2 हिस्सों में टूट गया था। मेरा दोस्त हैरान, ये क्या हुआ? किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे मोबाइल कैसे गिर गया? ये क्या हुआ? वो मोबाइल को देख रहा था और मेरी परछाई उसकी परछाई से अलग होकर इधर आती मुझे दिख रही थी। मेरी सांस रुकी हुई थी, कहीं वो जान ना ले, कहीं उसे पता ना हो ये हमजाद होता है जो परछाई की तरह आगे पीछे बढ़ता है और मेरे कंट्रोल में है। लेकिन उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था। उसके पास से निकलकर आती वो परछाई मेरी परछाई बन चुकी थी। अब मुझे कोई डर नहीं था। मैं उस पर हंसने लगा। देख, तू मजाक करता है, मेरी बेइज्जती करता है, भगवान सब कुछ देखता है, सजा मिल गई तुझे। उसका मोबाइल महंगा था, जो उसने कई महीने पैसे जोड़ने के बाद लिया था। उसने अपने पिताजी को भी नहीं बताया था कि इतना महंगा मोबाइल लिया हुआ है। लेकिन उसका मोबाइल टूटा था और अब मैं उसकी बेइज्जती कर रहा था। वो हैरान था। वो मोबाइल टूटने से इतना ज़्यादा हैरान नहीं था जितना मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों से था। जिंदगी में पहली बार मैं उत्साह से बात कर रहा था। मेरे पास जैसे ऐसी शक्ति थी, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ। वो बस चुप था। उसके कुछ समय बाद जब मैं बोलता रहा तो वो कहने लगा, अबे सिंगल हड्डी, बार बार बोले जा रहा है, एक चमाट लगाऊंगा बाहर उड़ता हुआ जाएगा। मैं कहने लगा, हाँ वैसे उड़ता जाऊंगा जैसे तेरा मोबाइल उड़ा, अभी तुझे भी उड़ा देता हूँ। मेरे मुंह से ये शब्द गलती से निकले थे और उसे शक हो गया था। मुझे भी उड़ा देगा, इसका मतलब ये तूने किया है? लेकिन कैसे किया? तू तो सामने खड़ा था, तू कैसे कर सकता है? क्या किसी चीज को फेंका जिस कारण ये मोबाइल गिर गया? आखिर किया तो तूने है। अब वो मुझ पर गुस्सा हो रहा था और मेरे करीब आ रहा था। उसने मुझे कलाइयों से पकड़ लिया और लात मेरी छाती पर मारकर मुझे नीचे गिरा दिया। वो अक्सर ऐसा किया करता था। अब वो मेरे ऊपर ही बैठ गया था। मेरा शरीर कमज़ोर था, उसे अपने शरीर से हटा तक नहीं सकता था और वो मुझे चमाटे लगाए जा रहा था।
मुझे हमेशा से ऐसी पिटाई से डर लगता है और मैं रोने लगता हूँ। आज पहली बार मैं रो नहीं रहा था, गुस्सा हो रहा था। वो मारे जा रहा था और पूछे जा रहा था, बता ये तूने कैसे किया। मुझे गुस्सा आए जा रहा था। उसके बाद मैंने कहा, हमजाद इसे सबक सिखा, कर दे इसकी पिटाई। मैंने ये गुस्से में कहा था, लेकिन वो परछाई जैसे उसकी परछाई से जुड़ी मेरे सामने। मेरे दोस्त को ये समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कलाइयाँ अपने आप मुड़ने लगी थी। उसके हाथ ढीले हुए, वो एक तरफ गिरा। मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन वहाँ उसकी बाजू अपने आप पीछे को मुड़ने लगी थी। उसकी कलाई अपने आप मुड़ी और जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो। वो चटकने की आवाज़ आई थी मेरे सामने, कंधे से चटकने की आवाज़ आई मेरे सामने। हड्डियां अंदर से टूट रही थी उसकी। वो करा रहा था दर्द से। तभी मैंने कहा, रुक जा, बस। मैंने ये कहा और उसके बाद जैसे हड्डियां टूटने की आवाज़ बंद हो गई। मेरा दोस्त अब भी चीखे मारे जा रहा था और वो कहे जा रहा था, बचा, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, बचा ले। उसके दर्द को देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। भले ही जैसा भी था, लेकिन मेरा दोस्त था। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर थी। वो जानता था ये मैंने किया है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा था। हर कोई पूछता, किसने तोड़ी है तेरी ये हड्डियाँ। उसके पिताजी वहाँ खड़े हुए थे और पूछे जा रहे थे, कौन है जिसने तेरी हड्डियाँ तोड़ डाली है, बता मुझे, उसकी पिटाई मैं करूँगा। लेकिन वो मेरी तरफ बस घूरे जा रहा था। वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि ये मैंने नहीं किया था। लेकिन वो जिस तरह से घूर रहा था, उसके पिताजी को शक हो रहा था। उसके पिताजी ने मेरी तरफ देखा। ये लगता तो नहीं, ये तो सिंगल हड्डी है, ये तुझे कैसे पीट सकता है। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, इसने कुछ नहीं किया है, ये कोई और था। जब मैं समझ लूंगा तब आपको भी बता दूंगा। इसके बाद मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई और मैं वहां से बाहर निकल आया। मैं बाहर सड़क पर खड़ा ये सोचे जा रहा था, क्या ये हमजाद असल में मेरी मदद कर रहा है। जिस तरह से उसकी हड्डियां तोड़ी, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले से बहुत कमज़ोर हूँ, ऊपर से वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आए जा रहा था। उसकी कलाइयाँ, बाजू इस तरह से मुड़े थे, अंदर से हड्डियाँ टूटी थी। वो चटकने की आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। मैं अब भी डर रहा था। मैं अपनी परछाई को देखकर डरे जा रहा था, जो सूरज की रोशनी में मेरे पैरों के पास बन रही थी। मैंने अब ध्यान दिया, मेरी वो परछाई ज़्यादा गहरी थी। अमूमन किसी की भी इतनी ज़्यादा गहरी परछाई नहीं बनती, और इस परछाई की तो सफ़ेद रंग की आंखें सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की परछाई तो बन रही है, लेकिन आंखों वाली जगह में कोई काला धब्बा नहीं है, बिल्कुल दो आंखें दिख रही थी। मैं घबराया आगे की तरफ चलने लगा था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उसके बाद मैं एक जगह रुका। वहाँ एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था और वहाँ चने पूरी मिल रहे थे। मैं अमूमन ये चने पूरी ही खाता था और मैं वो चने पूरी खाने लगा। मैंने आधा ही खाया था और मेरे कान में आवाज़ आई, मुझे भी कुछ चाहिए। मैं डर सा गया था उस आवाज़ से। मैं इधर उधर झांकने लगा। मैं सोच रहा था कोई और बोला हो, ये हमजाद ना बोला हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। ये आवाज़ हमजाद की ही थी। मुझे कुछ चाहिए। मैंने डरते डरते कहा, क्या चाहिए? क्या तुम भी ये खाना खाना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, बस पानी पीना है। लोगों से बचाकर एक तरफ पानी रखते जाओ। मैंने वहाँ काम कर रहे लड़के से पानी का जग मंगवा लिया और बार बार मैं गिलास भरे जा रहा था और मेरा गिलास खाली हुए जा रहा था। जब वो पूरा जग खत्म हो गया, उसके बाद मैंने कहा, देख, इससे ज़्यादा पानी अभी नहीं दे सकता, यहाँ लोग पहचान लेंगे। तो उस हमजाद ने कहा, बस इतना ही चाहिए था। उसके बाद मैं वहाँ से भी निकल आया था, लेकिन मैं काफ़ी घबराया हुआ था और शाम तक घर गया ही नहीं। शाम को मैं एक गार्डन में बैठा हुआ था। वहाँ बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया था और दूर से चलकर आते हुए लड़के मैंने पहचान लिए थे। ये मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले वही लड़के थे जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, और मैंने अपने दोस्त के शरीर पर नुकसान पहुँचाया है, ये उन्हें पता लग ही गया होगा और शायद दोबारा मुझे परेशान करने के लिए मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं।
मैं जल्दी से उठा, वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उन्होंने भागकर मुझे पकड़ लिया। वो 5 लोग थे। 2 ने मेरी बाजुएं पकड़ी हुई थी और एक वो मोटा लड़का बार बार मुझे कहे जा रहा था, तूने अपने दोस्त की हड्डियां तोड़ दी। अबे तू तो हड्डी मानव है, तू किसी की हड्डियां कैसे तोड़ सकता है? सच बता। वो भी बता नहीं रहा था। मैंने कहा मैंने नहीं तोड़ी हैं, वो अपने आप टूट गई। तो उसने कहा, कमरे में तुम दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था, तीसरा था नहीं तो वो हड्डियां किसने तोड़ी? मैं उनको कहे जा रहा था मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगे थे, मेरी पिटाई करने लगे थे और मैं डरने लगा था, क्योंकि अब मैं हमजाद को भी नहीं बुला सकता था। उसे बुलाता भी तो कैसे, वो इनकी हड्डियां भी तोड़ देता। उसके बाद वो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहे थे और अब मुझे बात करनी थी हमजाद से। मैं अपने छाया पुरुष से बात करने लगा। एक तरफ मेरी परछाई बन रही थी और उस पर छोटी छोटी आंखें साफ दिख रही थी। मैंने कहा, इनकी हड्डियां मत तोड़ना, लेकिन मुझे बचाओ। इनकी पिटाई करो जैसी ये मेरी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मत करना। मैंने बस ये कहा था और मेरी परछाई उनकी परछाइयों में मिलने लगी थी। एक एक करके उनकी चीखें निकल रही थी, शरीर पर निशान बने जा रहे थे, बिल्कुल वैसे निशान जैसे मेरे शरीर पर बन रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर वो निशान ज़्यादा ज़बरदस्त चोट के बन रहे थे। उन्होंने मेरी पीठ पर 2-3 बार पैर मारे थे, जिससे मेरी पीठ दर्द कर रही थी और वो पांचों के पांचों अपनी पीठ पकड़कर भी ज़मीन पर उसी तरह से लेटे हुए थे। उनकी गाल पर भी चमाट का वैसा ही निशान था जैसा मेरी गाल पर बना हुआ था। हर कोई तड़पे जा रहा था। वो पांचों बार बार चोट खाए जा रहे थे और जैसे ही वो मुझे हाथ लगाते, मुझे मारते, वैसी ही चोट उन पांचों के शरीर पर अपने आप बन जाती। वो अब मुझसे डरने लगे थे और कहने लगे थे, ये कैसा जादू है? तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन कोई हमें मार रहा है। नजर नहीं आ रहा, भरी दोपहर में कोई हमें मारे जा रहा है। वो सब डर कर जैसे भाग चुके थे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और वो उसे मसले जा रहे थे। यहाँ लेटा मैं अपने चोट के निशानों को मसले जा रहा था और वो परछाई अब साफ साफ मेरी तरह दिखने लगी थी। उस पर चेहरे के हाव भाव भी दिखने लगे थे, जैसे धीरे धीरे मुझे पूरा नजर आ रहा था कि वो है क्या चीज़, बिल्कुल मेरे जैसा। उसके बाद मैं उठा। शरीर में जान कम लग रही थी, शायद इस पिटाई के कारण। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अब फिर से भूख लग गई थी। भूख बहुत ज़्यादा लगे जा रही थी और मैं सोच रहा था क्यों बार बार भूख क्यों लग रही है। चलो कोई बात नहीं, कमरे में जाकर खाता हूँ। ये सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा था और कमरे के अंदर जाकर मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो वहाँ रखे बिस्किट ही मैं खाने लगा। चोट के कारण अब उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं बेड पर ही लेट गया। बेड पर लेटा लेटा मैं उस हमजाद से कहता, पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ। वो हर काम कर रहा था और मुझे अब खुशी होने लगी। बैठे बैठे उससे हर काम करवा सकता हूँ। कोई मुझे मारने की कोशिश करे तो वो भी रोक सकता हूँ, लेकिन इसके सिवा और क्या काम कर सकता है। मैं उस हमजाद से अब बातें करने लगा था। मैंने उससे पूछा, तुम हो क्या चीज़? तो उसने कहा, तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारी छाया। हम हमेशा हर इंसान के साथ होते हैं, किसी भी इंसान को अकेले यहाँ नहीं भेजा जाता। हम हमेशा हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन साधने के बाद ही काम आते हैं, उसके सिवा हम कभी सामने आते ही नहीं। मैंने कहा, तुम हमारा कहना क्यों मानते हो? इंसानों का कहना क्यों मानते हो? तुम अपने आप अपनी मर्जी क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, हम ऐसे ही हैं, हम परछाई के रूप में बने हैं, हम नौकर की तरह हैं। तुम हिलते हो तो हम हिलते हैं, तुम कहीं जाते हो तो हम वहाँ जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ और तुमने मुझे आज़ाद किया है। अब मैं थोड़ा बहुत अपनी मर्जी का कर सकता हूँ। मैं अब उससे बातें करके उसकी जानकारी लिए जा रहा था और उससे अब डर कम लगने लगा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, लेकिन बहुत ज़्यादा काला, क्योंकि वो एक परछाई था। मैंने काफ़ी खाना खा लिया था और उसने हर खाना बना कर दिया। उसे सब्ज़ी बनाना भी आता था। मैंने जो जो देखा था, मेरे दिमाग में जो जो था, वो हर चीज़ कर सकता था। वो मेरा प्रतिबिंब था। मैंने जो सीखा उसने भी वही सीखा था। मुझे 10 बजे के करीब नींद आ गई और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह 9 बजे जब मैं उठा, मुझे ऐसा लग रहा था शरीर अकड़ा जा रहा है। कल पिटाई हुई थी शायद इस कारण, लेकिन मेरा ध्यान अपने पैर पर पड़ा। मेरा पैर थोड़ा थोड़ा नीला हो चुका था।
पैर पर एक भी चोट नहीं लगी थी, ये पैर नीला कैसे हो गया? मैं एक पल के लिए हैरान परेशान अपने पैर को देख रहा था और सोच रहा था, बिना चोट के पैर ऐसा कैसे हो गया? कोई बीमारी तो नहीं? मैं डरा हुआ था और हमेशा ऐसे ही करता हूँ। जब भी मुझे लगता है मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, मैं डॉक्टर के पास भागा चला जाता हूँ। वैसे भी कल की पिटाई के बाद शायद दवाई लेने की ज़रूरत भी हो। शरीर पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा सभी चोट के निशान हैं, लेकिन पैर पर बना ये नीला निशान किसका है वो समझ नहीं पा रहा था। बस चमड़ी पर नीला सा निशान बना हुआ था और कुछ नहीं है, शरीर के अंदर कुछ नहीं है। उसने वहां मांस को थोड़ा काट कर देखने की भी कोशिश की, लेकिन बस ऊपर की चमड़ी ही इस तरह से नीली हुई थी। मैं उसके बाद सीधा घर आ गया और डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी मैं उसे खाने लगा। मेरा शरीर भी जकड़न से भरा हुआ था। जहां जहां चोट लगी थी वो जगह तो जकड़न से भरी होनी चाहिए, लेकिन पूरा शरीर ही जकड़ा जकड़ा सा हो चुका था। ना तो एड़ियां हिल रही थी, ना कलाइयां हिल रही थी, ना गर्दन हिल रही थी। इन चीजों पर चोट भी नहीं लगी थी। मैं सोचने को मजबूर हो गया था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं दोपहर तक उस परछाई से काम करवाता रहा। वो हमजाद मेरी हर बात मानता जा रहा था और अब मैंने एक चीज का ध्यान दिया, धीरे धीरे वो आकार लेता जा रहा है। पहले तो बस वो परछाई था, फिर आंखें बनी, अब वो शरीर ले रहा है। अब ये परछाई थोड़ा थोड़ा जमीन से उठ भी सकती थी, यानी कि असली इंसान की तरह ऊपर आकार लेकर भी वो काम कर पा रहा था। शाम होते होते मैं जैसे जैसे उससे काम करवाता गया, उसका शरीर और बड़ा होता गया और आकार लेता रहा। अब वो कम काला हो रहा था। उसके शरीर का रंग धीरे धीरे भूरा सा होने लगा था, जैसा इंसानी चमड़ी का होता है। लेकिन मेरा पैर धीरे धीरे नीले से काला होने लगा था। काले काले धब्बे शरीर पर बहुत जगह बने हुए थे जहां पर चोट तक नहीं लगी थी। मैं ये जान गया था ये चोट के कारण नहीं है, कोई और कारण है। लेकिन क्या वो मुझे जानना होगा? मैंने उस हमजाद से पूछा, मुझे ये बताओ, ये चोट के निशान हैं, लेकिन ये काले निशान किसके हैं? वो हमजाद कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने कहा, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। वो जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ अब उसके गले से ऐसे निकल रही थी जैसे असली इंसान मेरे सामने खड़ा हो। वो पूरे आकार में काला भूरा सा मेरे सामने खड़ा हो सकता था, मेरी परछाई भी बन सकता था, इंसान सा भी बन सकता था। लेकिन शाम होते होते शरीर पर इतने काले धब्बे बन गए थे और मेरा शरीर धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था। ये चोट के कारण नहीं था। ऐसा लग रहा था शरीर की शक्ति खत्म होती जा रही है। भूख बहुत ज़्यादा लगती, वो हर खाने का सामान बनाकर लेकर आता, मैं खाता भी, लेकिन एनर्जी शरीर से चूसी जा रही थी। वो बार बार पानी पिए जा रहा था, उसे भी थकान हो रही थी, लेकिन मैं तो इतना थका हुआ था कि बेड से उठ नहीं पा रहा था। तब मुझे एक पल के लिए लगा था बाकी किताब का हिस्सा पढ़ना होगा। वहाँ शुरू में बताया गया था किताब को पूरा पढ़ना है, हर चीज़ पढ़नी है। मैंने वो छोड़ दिया है। हमजाद की आधी जानकारी है, बाकी जानकारी मुझे पानी ही होगी। और तब तक इसे कोई ऑर्डर नहीं दूंगा, कोई काम नहीं करवाऊंगा, भले ही मेरे जान पर बनाए, लेकिन काम नहीं करवाना है। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं करवाया। वो दिन इसी तरह से निकला और अगली सुबह मैं उसी कार्निवल की तरफ निकल पड़ा। हमजाद मेरे साथ ही था, लेकिन अब वो परछाई से थोड़ा सा बार बार अपने आप ऊपर उठ पा रहा था। बिना मेरी मर्जी के वो हिल पा रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। अगर हमजाद मेरा नौकर है तो मेरी हर बात माननी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो आकार ले रहा है। वो जैसे ठीक हो रहा है, मैं जैसे खराब हो रहा हूँ। जब मैंने ये सोचा था, शरीर थर्रा सा गया था। मैं जल्दी उस कार्निवल तक पहुँचना चाहता था। मैं उस कार्निवल में पहुँच गया था और उस दुकान को ढूंढता रहा। वो जगह खाली थी। वो अंकल वहाँ से जा चुके थे और उनकी असली दुकान कहाँ है अब मुझे ये जानना था। आसपास की वो छोटी छोटी दुकानों में पूछने के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैं इस कार्निवल के ऑर्गेनाइज़र के पास पहुँचा। उन्होंने मुझे उन बूढ़े अंकल का एड्रेस दिया और अब मुझे वहाँ तक पहुँचना था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इतने समय से मैंने उस हमजाद से कोई भी फरमाइश नहीं की थी और मेरे शरीर के वो दाग बढ़ नहीं रहे थे। मैं समझ गया था अब उससे काम नहीं करवाना है। जितना काम मैं करवाता जाता हूँ मेरे शरीर पर वो धब्बे बढ़ते जा रहे हैं।
क्या मुझे कोई बीमारी लग रही है या कुछ हो रहा है? पहले तो मैं उस किताब के बाकी हिस्से को पढ़ूंगा, फिर ही जान पाऊंगा। मैं उस एड्रेस तक रात के 9 बजे तक पहुंच गया था और उस अंकल के घर में मैं पहुंचा था। लेकिन अंकल मुझे देखकर हैरान। वो कहते रहे कि वो कोई किताब नहीं बेचना चाहते, लेकिन मैं उनसे कह रहा था मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं उस किताब का आधा हिस्सा आपके पास छोड़ आया था, शायद गलती से रह गया होगा। अंकल ने बात मान ली थी। उन्होंने कहा वो आधा हिस्सा उनके पास है, लेकिन उस दुकान में है और इस समय वो दुकान नहीं जा सकती। मैं उस अंकल के पांव पड़ गया था। मैं उनसे कहने लगा था, जिंदगी और मौत का सवाल है, उसमें जो जो बताया गया था वो सच है, वो भूत या कहानियाँ वो सब सच है। मैं मरने वाला हूँ, जल्दी चलिए। ये कहकर मैं उस अंकल को वहाँ उस दुकान पर लेकर आया था, लेकिन उन अंकल को मुझ पर बहुत ज़्यादा शक था। उस दुकान में वो लापरवाही दिखा रहे थे और ज़्यादा देख नहीं रहे थे। उन्होंने कहा यहीं कहीं रखी थी, रात के वक्त नज़र नहीं आ रही। उस समय मैंने उस हमजाद को कहा था, अपना आकार ले, दिखा मुझे। मैंने ये कहा, वो परछाई ऊपर को उठी और एक आकार में आ गई। उन अंकल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो देखते ही डर गए थे और उनकी टांगें हिल रही थी। मैंने हमजाद को कहा, वापस चला जा, परछाई बन जा। इसके बाद वो हमजाद दोबारा छाया पुरुषी बन गया, यानी मेरी परछाई। और वो अंकल डरते डरते जल्दी जल्दी उन पन्नों को ढूंढ रहे थे, वो बाकी हिस्से को। वो पूरी दुकान ही हमने छान मारी थी और बड़ी मुश्किल से नीचे पड़ा वो हिस्सा मिल ही गया। मैं उसे उसी दुकान में पढ़ना चाहता था और अंकल भी कहने लगे थे, जल्दी पढ़, अगर तुझे मौत का डर है तो जल्दी पढ़। उन आखिरी पन्नों को मैं पढ़ने लगा था जिसमें बताया गया था कि इस किताब को पूरा ही पढ़ना होता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके बाद बताया गया था, हमजाद को एक बार साधने के बाद दोबारा वापस भेजना बहुत ज़रूरी होता है। हमजाद थोड़े से नटखट होते हैं और वो चाहते हैं हमेशा के लिए आज़ाद होना। किसी की परछाई उसके शरीर से आज़ाद नहीं हो सकती, लेकिन जगह बदल सकती है। वो छाया पुरुष, वो हमजाद मेरी जगह लेना चाहता था, मुझे अपनी परछाई बनाना चाहता था। इसीलिए मेरे शरीर पर काले धब्बे पड़ना शुरू हो गए थे। मैं उससे जितना काम करवाता जाता उसका कर्जदार बनता जाता और अंत में वो इतने कर्ज का फल मेरे शरीर के रूप में लेता, मुझे परछाई बनाता, वो मेरा शरीर बनता। उस हमजाद को वापस भेजने का तरीका भी वही है। उसी तरह नींबू रखने होंगे, एक टब में पानी रखना होगा, उस हमजाद को वो पानी पिलाना होगा, उसी तरह हिलाते हिलाते और कहना होगा, वापस चला जा, उसी जगह चला जा जहाँ तू पहले था, बन जा बस परछाई। मैंने ये सारे पन्ने पढ़ लिए थे, लेकिन उस हमजाद की हरकतें बदली बदली सी थी। वो बार बार मेरे कान के पास कुछ बुदबुदाता रहता, वो गुर्राता रहता और कहता, कुछ आज़ादी मुझे भी चाहिए, दोबारा वहाँ मत भेजो, कुछ आज़ादी मुझे भी चाहिए। कभी कभी तो उस पर दया आती, लेकिन मैं जानता मैं उससे जितना काम करवाऊंगा, जितना यहाँ पर छोड़ूंगा, मैं खुद परछाई बनता जाऊंगा। अपनी ज़िंदगी देकर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। मैं अपने घर पहुंचा, वहाँ मैंने टब में पानी भरा, आसपास नींबू रखे। वो बार बार मुझ पर गुस्सा हुए जा रहा था, मुझे कहे जा रहा था, क्या तुम ऐसे हो? मुझे नहीं लगता था, तुम तो अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा था तुम मददगार होगे, लेकिन तुम तो बुरे हो। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो तुम जैसे की छाया बना, मुझे नहीं बनना चाहिए था। मैंने सोचा था ऐसे आदमी की छाया बनकर रहूँगा जो बहुत अच्छा होगा और किसी दिन मुझे छोड़ देगा और मुझे आज़ाद करेगा, लेकिन ये तो हमेशा के लिए परछाई बनाकर गुलाम रखना चाहता है। मैं उसकी बातें सुनता रहा था और मंत्र पढ़ता रहा था, पानी को हिलाता रहा था। वो परछाई एक रूप ले चुकी थी जो धीरे धीरे अब परछाई बनती गई। मंत्र खत्म हुए और वो बस परछाई रह गया। सारा पानी खत्म हो गया। जो कर्ज मुझ पर था वो पानी पिलाकर मैंने चुका दिया था। उसके बाद उस किताब में कहा गया था ये सब कुछ एक बार ही किया जा सकता है। हमजाद को एक बार ही बुलाया जा सकता है, उससे काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन कर्ज बढ़ने पर वो शरीर ले लेता है, इसलिए थोड़े ही काम करवाने पड़ते हैं और वापस भेजना पड़ता है। और उसके बाद अगर दोबारा बुलाएं तो कर्ज बहुत बड़ा होता है, शरीर देकर ही चुकाना पड़ता है। ये पढ़ते ही मैंने किताब बंद कर दी थी। अब और नहीं पढ़ूंगा
नहीं, दोबारा हमजाद को वापस नहीं आने दूंगा, वरना वो तो मेरा शरीर ले लेगा। मैंने अपना शरीर देखा। वो चोट के निशान जो बने हुए थे वो भी हट चुके थे, वो काले निशान भी। यानी मेरे शरीर पर वो निशान जिन्हें मैं सोच रहा था चोट के निशान हैं, वो भी काले निशान थे उस परछाई के। वो हमजाद लगभग मुझ पर कब्जा करने वाला था, मुझे परछाई बनाने वाला था। मैं बच गया। आज भी मैंने वो किताब अपने पास रखी हुई है। उस पर एक चेन लपेटी हुई है और उस पर ताला लगा रखा है। मैं गलती से भी उस किताब को पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उस ताले की चाबी भी मैंने कहीं गंवा दी है। जानबूझकर मैंने समंदर में फेंक दी है ताकि दोबारा ढूंढ ना पाऊं। कभी भी मुझे लगे कि उसे बुलाना है, मैं बुला ना पाऊं। हमजाद साधारण परछाई नहीं होते, कोई जिन्न नहीं होते। वो तो ऐसी शक्ति होते हैं जो आपकी जगह लेना चाहती है। उससे काम करवाना बेहद खतरनाक होता है। उस किताब को किसी और के हाथ भी लगने नहीं देना चाहता, अब भी उसे संभाले हुए हूँ। ये कहानी मेरे साथ घटी है और इस कहानी को किसी को भी बताता तक नहीं, ताकि कोई हमजाद को बुला ही ना ले। उसकी ज़िंदगी भी नर्क हो जाएगी, वो मालिक से नौकर बन जाएगा।